गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th ए सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर हमारा पर्यावरण। पिछले दिनों हमने आपको पढ़ाया था एक्वेरियम के बारे में। आज हम आपको पढ़ाएंगे पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में। जीव संख्या का सीधा पिरामिड इस प्रकार होता है। ये जीव संख्या का पिरामिड है। इसका आधार चौड़ा होता है क्योंकि उत्पादकों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाता है इसमें इनकी संख्याओं में कमी आती जाती है। इसलिए इसका आधार चौड़ा और शेष भाग संकरा हो जाता है। इसलिए ये जीव संख्या का सीधा पिरामिड कहलाता है। इसमें उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से ज्यादा होती है और प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या द्वितीय उपभोक्ताओं की संख्या से ज्यादा होती है। इसलिए इनका आधार चौड़ा होता है और शेष भाग संकरा होता है। यह है जीव संख्या का सीधा पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड खाद्य श्रृंखलाओं के अध्ययन से आपने जाना होगा कि इसका प्रत्येक स्तर पोषित स्तर कहलाता है। आपने यह भी जाना होगा कि इसमें उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है और प्रथम उपभोक्ताओं की संख्या द्वितीय उपभोक्ताओं की संख्या से ज्यादा होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक घास के मैदान में काफी पौधे पाए जाते हैं और वहाँ मैदान में चूहे भी होते हैं जो इन पादपों को खाते हैं या पोषण के रूप में प्राप्त करते हैं। पादपों से संख्या में ही चूहे कम होते हैं और मैदान में उपस्थित सांपों की संख्या चूहों से भी कम होती है। अंत में मैदान में केवल 2 बाज हो सकते हैं। किसी भी प्रकार खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तरों की जीवों की संख्या को एक ग्राफीय निरूपण के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसको एक चक्र के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है कि उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को इसी तरह क्रम से चलता रहता है। तो इसमें पारिस्थितिक पिरामिड है क्या? किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में उपस्थित जीवों की संख्या को ग्राफीय निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। किसी भी पिरामिड का आधार उत्पादकों से ही शुरू होता है। इसके ऊपर का स्तर शाकाहारियों की संख्या, उसके ऊपर उपभोक्ता, द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता, तृतीय प्रकार के उपभोक्ता, इस तरह से इनका क्रम चलता रहता है। जीवों की संख्या के इस प्रकार की पिरामिड से चूंकि उत्पादकों की संख्या अधिक होती है इसलिए इसका आधार सबसे चौड़ा होता है और प्रथम प्रकार के उपभोक्ता द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता से ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे इसे इस पर पहुंचता है ये संकरा होता जाता है। इसलिए जीव संख्या का ये सीधा पिरामिड है। पिरामिड संख्या का पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड। ये पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और जीवभार का पिरामिड। अब खाद्य जाल क्या है? प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं एक संबंधित जाल के रूप में पाई जाती हैं। ये खाद्य श्रृंखलाओं का एक अंतः संबंधित जाल होता है जिसे हम खाद्य जाल के रूप में जानते हैं।
प्रकृति के खाद्य संबंध में हमेशा रैखिक नहीं होता। जैसे घास को टिड्डा भी खा सकता है, इसे दोनों को चिड़िया और चूहा भी खा सकते हैं, इसे खरगोश बकरी भी खा सकते हैं। इस प्रकार शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतु भी खा सकते हैं। उदाहरण के लिए चूहे को सांप भी खा सकता है और सांप को बाज भी खा सकते हैं। इसी प्रकार सांप चूहे के साथ साथ मेढक या कोई पक्षी को भी खा सकता है। तो इस उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं अंतः संबंधित होती हैं, जो एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यही खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जाल की विशेषताएं क्या होती हैं? खाद्य जाल की विशेषता के लिए खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला के लिए पारितंत्र के जैविक समुदाय के बारे में अत्यधिक जानकारी प्रदान करता है। यह पारितंत्र को स्थिरता प्रदान करता है। खाद्य जाल में कोई उपभोक्ता एक साथ 2 पोषक स्तरों का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है और खाद्य जाल विभिन्न पोषक स्तर के उपभोक्ताओं के खाद्य वैकल्पिक मार्ग के लिए उपलब्ध कराता है। ये है खाद्य जाल की विशेषता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? ऊर्जा प्रवाह पारितंत्र का एक प्रमुख कार्य है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और एनर्जी के लिए उसे फूड भी लेना पड़ता है और इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण, खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। इस तरह से जीव अपनी ऊर्जा की पूर्ति करता है। पारितंत्र में ऊर्जा के रूपांतरण व स्थानांतरण को समझने से पहले संबंधित भौतिकी के 2 नियम हैं। इस नियम को ऊष्मागतिकी का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और सेकेंड नंबर, ऊर्जा का स्थानांतरण कभी भी 100% दक्ष नहीं होता है। ऊर्जा का प्रत्येक स्थानांतरण कुछ ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में पर्यावरण में मुक्त हो जाती है। इस प्रकार पादपों में उपलब्ध कुल ऊर्जा का केवल 10% भाग ही शाकाहारी जंतुओं में स्थानांतरित होता है और छोटी खाद्य श्रृंखलाएं बड़ी खाद्य श्रृंखलाओं की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्रदान करती हैं। अब आइए, जैव आवर्धन क्या है? वह प्रक्रिया जिनमें किसी अजैव अपघटनीय प्रायः विषैले पदार्थ का संग्रहण खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक अगले स्तर तक बढ़ाया जाता है, यही क्रिया जैव आवर्धन कहलाती है। इसमें जैसे डीडीटी भारी धातु में जब खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है तो इनकी कुछ मात्रा मृदा से पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। कुछ घातक कृषि रसायन वर्षा के बाद जल के साथ जलाशयों में बहकर चली जाती है और जल में पाई जाने वाली वनस्पतियां इनका अवशोषण कर देती हैं। एक बार उत्पादकों के स्तर में प्रवेश करने के बाद यह खाद्य श्रृंखला उच्च पोषक स्तरों में पहुंचते रहते हैं। इस तरह से ये एक दूसरे में ऊर्जा को एक दूसरे में पहुंचाते रहते हैं या अजैव अपघटनीय प्रायः विषैले पदार्थ या खाद्य शामिल को एक दूसरे में पहुंचाते रहते हैं। इस प्रकार से जैव आवर्धन की प्रक्रिया होती है। और इसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग, हमारे पर्यावरण को मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई सारी वस्तुओं का हम उतना ही उपयोग करें जितना कि हमें जरूरत है। हम इनका अनावश्यक उपयोग ना करें जिससे कि ये धीरे धीरे समाप्त हो जाए और हमारा पर्यावरण संकट में पड़ जाए। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही यूज करना है जितनी की इसकी आवश्यकता है। हमारा जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल का अवमूल्यन क्षरण किया है, जैसा कि कक्षा 9 में हम जान चुके हैं कि पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यहाँ पर्यावरण संबंधी 2 मुद्दे हैं, एक ओजोन परत का अपक्षय और अपशिष्ट निपटान। इसके बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज के लिए सिर्फ यहीं तक। आपके लिए होमवर्क है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है।